हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज है हमारे मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का 13th लेक्चर और आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं सोलेनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। लेकिन उससे पहले हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती हैं। जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पढ़ा था उसी तरह से हम पढ़ने वाले हैं आज मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है और कौन सी प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से अलग अलग होती हैं, वो भी हम सारा कुछ देखने वाले हैं। और उसके बाद हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। तो हम समझेंगे सोलेनॉइड होता क्या है और किस तरह से वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और उसकी क्या वैल्यू आती है और उसके ऊपर किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये सारा कुछ कॉन्सेप्ट हम करने वाले हैं। आपको करना क्या है, पेन पेपर लेके बैठना है, क्वेश्चन शायद उसको पॉज करके ट्राई करना है और कॉन्सेप्ट को नोट करना है। तो इतने इन्फॉर्मेशन के साथ शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स आपको बता दूं कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं ना, ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं। मींस ये लाइंस एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करती। हम क्या करते हैं कि हमारे पास सपोज इस तरह से स्ट्रेट वायर हो तो हम क्या करते हैं उसके हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेक करते हैं कि मतलब इस पॉइंट पर क्या है डायरेक्शन, इस पॉइंट पर क्या है डायरेक्शन। वो किसी की मदद से चेक कर सकते हो, कंपास से चेक करो, चाहे राइट हैंड थंब रूल से चेक करो। मीन्स हर एक पॉइंट पर हम मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन चेक करते हैं और उसके ऊपर से हम एक लाइन सोचते हैं। मीन्स यहाँ पर इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा ओवरऑल। तो हम क्या करते हैं कि अलग अलग पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेक करते हैं और उसके ऊपर से एक फिगर ट्रेस करते हैं, उसके ऊपर से एक स्केच तैयार करते हैं। उसी को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो ये लाइंस एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करती, सिर्फ हमको समझ पड़े इसलिए हम करते हैं। तो पहली बात आप नोट कर लो। तो इसका डेफिनेशन भी यही होता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दे आर इमेजिनरी लाइंस। इसका डेफिनेशन नोट कर दो, दे आर इमेजिनरी लाइंस। ठीक है, एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करती वो। इमेजिनरी लाइंस विच रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड at any point। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमको क्या दर्शाता है, रिप्रेजेंट मतलब दर्शाना। मैग्नेटिक फील्ड लाइन रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो हमारे पास इस तरह से स्ट्रेट वायर हो जिसके अंदर करंट आई फ्लो कर रहा हो, तो इसके ऊपर से हमने मैग्नेटिक फील्ड निकालना सीखा है। जैसे मैं बोलूँ आपको कि इस पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो आप बोलोगे थंब को रखो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट और फिंगर को कर्ल करो। तो इस पी पॉइंट पर फिंगर इनसाइड जा रहा है, मतलब इस पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है इनसाइड। और उसी अगर मैं पूछूं कि इस पॉइंट पर क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, तो आप बोलोगे फिंगर को कर्ल करो, फिंगर को रखो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब को, और फिंगर को कर्ल करो। तो इस पी पॉइंट पर आ रहा है बाहर की तरफ, मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है आउटसाइड। तो उसी के ऊपर से अगर हम पूरा फिगर ट्रेस करें तो इस तरह से फिगर उसका निकल के आएगा सर्कुलर। ठीक है, इस तरह से अगर वायर हो तो इस तरह से फिगर को सर्कुलर इस तरह से आएगा। ओके, अलग अलग पॉइंट पे आप चेक करो। जैसे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, उसी तरफ से यहाँ पे आएगा, यहाँ पे। ऐसे अलग अलग पॉइंट पे आप चेक करोगे, उसी के ऊपर से आप फिगर ड्रॉ करोगे तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आपको सर्कुलर मिल जाएगी। ठीक है, इसको आप चेक कर सकते हो कंपास की मदद से। या तो आप क्या करो कि मतलब आयरन डस्ट लो, मीन्स आयरन का डस्ट। ओके, तो उस डस्ट को रखो और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर उसको लेके आओ। मतलब तो आयरन के डस्ट क्या करेंगे, बिकॉज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखाते हैं, तो अपने आप को अलाइन कर लेंगे इन द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। तो कोई भी तरीके से आप डायरेक्शन निकाल सकते हो। ठीक है, तो इससे हमको ये समझ पड़ा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं इमेजिनरी, और वो हमको क्या दिखाता है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट। ओके, अब हम क्या करते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं कि इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। ओके, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में प्रॉपर्टी पढ़ी थी, उसी तरह से हम पढ़ते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज। ओके, प्रॉपर्टीज। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओके,
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ओके, सब बात मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कर रहा हूं, दे फॉर्म क्लोज्ड कर्व्स, ओके। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्लोज्ड कर्व फॉर्म करती हैं। अच्छा, ये प्रॉपर्टी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं दिखाती थी। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अंदर क्या होता था कि इस तरह से हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता था, नेगेटिव चार्ज, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट करती थी और नेगेटिव जाके टर्मिनेट कर जाती थी। इस तरह से पॉजिटिव स्टार्ट हुआ, नेगेटिव पर टर्मिनेट कर गया। कभी ऐसा नहीं होता था कि नेगेटिव से स्टार्ट करके वापस पॉजिटिव पे वापस आ जाए, यहाँ से गया और यहाँ पे वापस आ जाए, ऐसा नहीं होता। हमेशा पॉजिटिव स्टार्ट करेगा और नेगेटिव पर टर्मिनेट करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज्ड कर्व नहीं फॉर्म करती थी, ठीक है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्लोज्ड कर्व फॉर्म करती हैं। जैसे हमारे पास इस तरह से स्ट्रेट वायर हो, तो स्ट्रेट वायर की वजह से करंट किस तरह से आता है, देखो इस तरह सर्कुलर करंट आता है, ठीक है, मतलब अलग अलग पॉइंट पे हम डायरेक्शन ट्रेस करें तो इस तरह से इसको सर्कुलर आता है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्लोज्ड कर्व फॉर्म करती हैं, ओके। देखो अच्छे से ड्रॉ करो, तो ये अगर करंट इसके अंदर आई फ्लो कर रहा हो तो इस तरह से सर्कुलर आता है, ओके। और जैसे फॉर एग्जांपल हम अगर सर्कुलर बात करें, जैसे कि सर्कुलर वायर हो, अगर इसके अंदर करंट आई फ्लो कर रहा हो, मान लो इस तरह सर्कुलर वायर हो जिसके अंदर करंट आई फ्लो कर रहा हो, तब हम सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू देखें तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आती है अलग अलग पॉइंट पे। सेंटर पर तो स्ट्रेट आती है, अगर हम देखो क्या करते हैं, थंब को रखेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ करंट तो इस तरह से आ जाएगी मैग्नेटिक फील्ड, ओके। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, फिंगर कर्ल कर रहा हूँ इन द डायरेक्शन ऑफ करंट और मैग्नेटिक फील्ड ऊपर आ जाएगी। तो ये 12 लेक्चर हो चुके हैं, तो ऑलमोस्ट आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो निकालना आता ही होगा। जैसे अलग अलग पॉइंट पे देखें, जैसे कि अगर इस पॉइंट पर देखूं तो मैं स्टैंड क्या करूंगा, फिंगर को देखो, थंब को रखूंगी ना डायरेक्शन ऑफ करंट और हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेक करूंगा। थंब को रखूंगी ना डायरेक्शन ऑफ करंट और हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेक करूंगा। जैसे यहाँ पर जो है डायरेक्शन, जैसे मान लो कि यहाँ पर डायरेक्शन इस तरफ आ गया ऊपर की तरफ, यहाँ पर डायरेक्शन सपोज नीचे की तरफ आ जाए इस तरफ, है ना। अब फिंगर को कर्ल करो, अब देखो फिंगर को रखो इन द डायरेक्शन ऑफ करो, हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेक करो, तो उसके ऊपर से फिगर जो ट्रेस आउट होगी ना उसका इस तरह से फिगर बनेगा, ओके। इस तरह से फिगर बनता है। ये सारे भी क्लोज कब होते हैं, लेकिन क्या है कि पूरा कंप्लीट नहीं हो पाते, इसलिए हम इसको यहाँ तक ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, ओके। देखो कि ध्यान से सेंटर पर जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत नज़दीक हैं, मतलब सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वैल्यू ज़्यादा होती है, ओके। और देखो जैसे बाहर जा रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपस में दूर हो जा रहे हैं, तो बाहर जैसे हम बाहर निकलते हैं मीन्स सेंटर से दूर जाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी जो है घटती जाती, ओके। तो इस तरह सर्कुलर वायर हो तो इसका एग्जैक्टली मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरह से होता है, सेंटर पे स्ट्रेट होता है, लेकिन आउटसाइड देखोगे तो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड लाइन सर्कुलर फॉर्म करती हैं। और जो सेंटर पर है ना वायर, आपको लगेगा स्ट्रेट है, आपने बोला कि क्लोज कर्व फॉर्म करती हैं, ये वायर भी क्लोज कर्व फॉर्म करती हैं, लेकिन कहाँ पर, इन्फिनिटी पर, बिकॉज एग्जैक्टली स्ट्रेट होता है। तो पैरेलल लाइंस मीट एन इन्फिनिटी, तो ये वायर भी क्लोज कर्व फॉर्म करेंगे, लेकिन क्या है कि एग्जैक्टली स्ट्रेट है, इसलिए इसका जो सेंटर मीट करेगा इस तरह से वो इन्फिनिटी पर हो जाएगा, ओके। तो इस तरह से फिगर्स आता है। तो पहला पॉइंट आपने नोट कर लिया कि वो क्लोज कर्व फॉर्म करती हैं, और ये डायरेक्शन है, ये फॉर ए स्ट्रेट वायर है, ये फॉर ए सर्कुलर वायर। देखो सेंटर पर मैक्सिमम है और जैसे जैसे हम बाहर जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू घटती जा रही है, ओके। तो अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट का। तो सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो भले वो क्लोज को फॉर्म करें, लेकिन वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, ओके। उसका रीजन क्या है कि समझ, देखो समझाता हूं, उसके पहले आप थर्ड पॉइंट नोट कर लो। थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट, टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड
एट दैट पॉइंट, एट दैट पॉइंट। मतलब आप किसी भी एक पॉइंट पर अगर टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो तो उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है वो हमको टेंजेंट दिखाता है, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल हमको किसी एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए, जैसे कि मान लो हमारे पास इस तरह स्ट्रेट वायर हो, ठीक है, स्ट्रेट वायर हो, और हमको पता है कि इसका मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इस तरह से सर्कुलर आती है। चलो हमको जैसे नहीं पता, जैसे हमको पूछ ले कोई कि इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो इस पॉइंट पर क्या करो, आप टेंजेंट ड्रॉ करो, ठीक है। टेंजेंट ड्रॉ करो इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये दिखाएगा, ये टेंजेंट। जैसे आप यहाँ पर पूछो कि इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पर आप टेंजेंट ड्रॉ करके देखो, तो एग्जैक्टली इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है वो हमको कौन दिखाता है, टेंजेंट दिखाता है। जैसा इस पॉइंट पर ड्रॉ करूँ तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ आएगा, इस पॉइंट। तो ऐसे हमने हर पॉइंट पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करते जाऊँ तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ जाएगी, ओके। तो हमको टेंजेंट क्या दिखाता है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एट दैट पॉइंट। अलग अलग पॉइंट पर देखो अलग अलग डायरेक्शन में टेंजेंट आ रहा है, लेकिन उस पॉइंट पर टेंजेंट का डायरेक्शन क्या है वो हमको उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाता है, ओके। तो ये सेकंड पॉइंट, ये हमारा थर्ड पॉइंट था। तो उसी के ऊपर हम समझते हैं कि थर्ड पॉइंट, ये जो थर्ड पॉइंट है ना कि दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये हमेशा इंटरसेक्ट क्यों नहीं करेंगे। जैसे मान लो हमारे पास इस तरह से दो मैग्नेटिक फील्ड हो, इस तरह से दो मैग्नेटिक फील्ड, अब मैं बोलूँ कि इस पी पॉइंट पर हमको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए, तो डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करोगे, आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे। तो टेंजेंट लोगे, एक देखो, एक तो टेंजेंट इस तरफ आ जाएगा बिकॉज इस वायर की वजह से टेंजेंट इस तरफ आएगा, और ये वाला वायर है उसके ऊपर से वजह से टेंजेंट इस तरफ आएगा। तो आप देखोगे मतलब इसी सेम पॉइंट पर दो टेंजेंट अलग अलग डायरेक्शन में हमको मिल रहे हैं। देखो ध्यान से देखोगे तो इसी पॉइंट पर हमको दो टेंजेंट मिल रहे हैं जो कि अलग अलग डायरेक्शन में हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की दो दो डायरेक्शन होंगे, एक तो यहाँ भी एक यहाँ भी, तो ये केस पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। जो है टेंजेंट जो है हमेशा यूनिक होते हैं, अलग अलग डायरेक्शन में होते हैं। इस पॉइंट पर क्या है कि टेंजेंट के आप बोल रहे हो कि मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन है, ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, क्योंकि अगर वो इंटरसेक्ट किया तो वहाँ पर क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड के दो डायरेक्शन मिलेंगे जो कि पॉसिबल नहीं होता। इसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के अंदर भी पढ़ा था, ठीक है। इसका मैं आगे का अगर फर्दर लिखूँ, चलो इस पॉइंट को मैं नीचे लिख देता हूँ, इसके फर्दर भी लिखना है ना, इसलिए इस पॉइंट को लिखोगे नीचे तो क्या होगा, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, बिकॉज रीजन लिख लो उसका, बिकॉज if they do so we will get two direction of magnetic field, two directions of magnetic field at that point, ठीक है, at that point which is not possible, मतलब अगर हमने मतलब सोचो अगर इंटरसेक्ट कर गया तो उस पॉइंट पर टेंजेंट हमको दो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिखाएंगे जो कि पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा इंटरसेक्ट नहीं करते, ओके, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो हमने 3 पॉइंट देखा, अब इसके आगे बढ़ते हैं। 3 पॉइंट्स हो गए हमारे, क्लोज कर्व फॉर्म करते हैं, टेंजेंट हमको दिखाता है डायरेक्शन, और दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ओके। तो इसको रफ करके पढ़ते, अब चौथा पॉइंट लिखते हैं। सारे सिंपल पॉइंट है, लेकिन इस सारे पॉइंट का एप्लीकेशन जो है मैं सोलेनॉइड वाले कॉन्सेप्ट में यूज करने वाला हूं, इसलिए हर एक पॉइंट आप ध्यान से देखो। चौथा पॉइंट क्या होता है कि पैरेलल इक्विडिस्टेंट एंड स्ट्रेट, पैरेलल इक्विडिस्टेंस एंड स्ट्रेट field lines represent
यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मतलब इस तरह से हमारे पास पैरेलल लाइंस हो और स्ट्रेट लाइन हो और इक्वी डिस्टेंस लाइन हो, ठीक है। मतलब देखो ये लाइन पैरेलल भी है, ये लाइन स्ट्रेट भी है और ये लाइन इक्वी डिस्टेंस है, मतलब यहाँ का डिस्टेंस और यहाँ का डिस्टेंस दोनों डिस्टेंस सेम है। तो इस तरह की कोई फील्ड लाइंस हो तो उसको बोलते हैं हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अगर वो लाइन पैरेलल भी हो, इक्वी डिस्टेंस भी हो और क्या है स्ट्रेट भी हो, तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ किया जाए तो आप उसको बोल सकते हो कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, पैरेलल भी होना चाहिए, इक्वी डिस्टेंस और स्ट्रेट होना चाहिए। ओके, तो होप तो आपको ये पॉइंट समझ पड़ा होगा। तो सिंपल सा पॉइंट था। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। क्या है कि क्राउडेड फील्ड लाइंस represent stronger magnetic field, stronger magnetic फील्ड। मतलब किसी पॉइंट पर जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन बहुत क्राउडेड है, उसका मतलब क्या है कि उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा है और जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्राउडेड ना हो उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम है। जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं कि यहाँ पर सपोज इस तरह से फिगर है, इस तरह से फिगर है। मैं आपको पूछूं कि ये सपोज मेरा ए पॉइंट है और मैं पूछूं ये मेरा बी पॉइंट है, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन क्या है कि मतलब ए और बी पॉइंट में से किस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा है। तो आप देखोगे कि मतलब कौन से जगह पर फील्ड क्राउडेड है। आप देखोगे इस जगह पर फील्ड क्राउडेड है क्योंकि यहाँ पर अगर मैं एक एरिया लूँ, जैसे यहाँ पर इतना एरिया लेता हूँ, वही सेम एरिया यहाँ पर उतना लूँ, तो यहाँ पे देखोगे उतने एरिया में 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉस कर रही हैं और यहाँ पर उतने एरिया में 4 मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉस कर रही हैं। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर फील्ड लाइन देखो नज़दीक नज़दीक है और क्राउडेड है। इसका मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड एट बी इज ग्रेटर देन मैग्नेटिक फील्ड एट ए। तो जहाँ पर फील्ड लाइंस क्राउडेड हो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्ट्रांगर होती हैं। जैसे हमने सर्कुलर के केस में देखा था, जैसे कि समझो तो सर्कुलर के केस में फिगर कैसा आता है, जैसे हमारे पास इस तरह से सर्कुलर वायर हो जिसके अंदर करंट फ्लो कर रहा हो आई, तो उसके केस में फिगर क्या आता है, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ होती हैं और बाहर की तरफ इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं। है कि नहीं। तब ध्यान से देखोगे इस जगह पर मीन सेंटर के आसपास देखो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है कि सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम है और जैसे जैसे आप दूर जा रहे हो देखो यहाँ पर फील्ड लाइंस फेड हो रहे हैं, मीन्स दूर दूर जा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम होगी। हमको फॉर्मूले से ही पता है कि मतलब डिस्टेंस के साथ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम होती है, तो वही ये पॉइंट रिप्रेजेंट करता है। ओके, जहाँ पर फील्ड लाइंस क्राउडेड होंगे वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा होगी। ओके, तो सेंटर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है और जैसे जैसे हम दूर जाते हैं और मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू कम होती जाती है। ओके, इस तरह से। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जो कि नेक्स्ट पॉइंट सिमिलर है लेकिन आपको पता होना चाहिए कि पॉइंट क्या होता है कि फॉर अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, यहाँ पर स्ट्रेट लिख देता हूँ पूरा, फॉर अ स्ट्रेट current carrying wire फील्ड लाइंस बोलो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, आप समझ जाओ फील्ड लाइंस आर सर्कुलर। ठीक है, ये तो आपको पता ही है लेकिन सिर्फ लिखा दे रहा हूँ बिकॉज सोलेनॉइड के केस में यूज करने वाला हूँ। तो इस तरह से अगर स्ट्रेट वायर हो तो उसके केस में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू किस तरह से आती है, सर्कुलर आती है। हमने इसका डायरेक्शन निकालना सीखा है और इसके आगे लिख लो एंड फॉर अ सर्कुलर वायर, सर्कुलर करंट कैरिंग वायर
सर्कुलर करंट कैरिंग वायर field is for a circular current carrying wire field is straight at the axis। ठीक है, ये पॉइंट नोट कर लो। ठीक है, एक्सिस पर, हर जगह पर नहीं। मतलब अगर करंट कैरिंग वायर अगर मीन्स देखो करंट कैरिंग वायर अगर देखो सॉरी करंट अगर स्ट्रेट हो तो फील्ड लाइंस आ रही है सर्कुलर, इस तरह से हमारी फील्ड लाइंस आ रही हैं। लेकिन अगर हमारी करंट कैरिंग वायर इस तरह सर्कुलर हो जिसके अंदर आई करंट फ्लो कर रहा हो तो उस केस में हमारी फील्ड लाइंस एक्सिस पर स्ट्रेट आती हैं। ठीक है, एक्सिस पर स्ट्रेट आती हैं, बाकी बाहर की तरफ सर्कुलर आती हैं, लेकिन एग्जैक्टली एक्सिस पर कहाँ आती है, एक्सिस पर क्या आती है, स्ट्रेट आती है। ओके, तो इस तरह से उसका फिगर होता है। मीन्स अगर हमारे पास सर्कुलर करंट कैरिंग वायर हो तो एग्जैक्टली एक्सिस पर हमारी जो है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या आती है, स्ट्रेट आती है। ओके, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन स्ट्रेट आता है। ओके, तो इतने पॉइंट्स थे हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो ये सारी प्रॉपर्टीज को यूज करने वाले हैं हम सोलेनॉइड के केस में। ओके, तो इसको रफ कर दो। एक लास्ट प्रॉपर्टी आपको दिखा दूं, वो प्रॉपर्टी क्या थी, हमने कल पढ़ा था कि इस तरह से दो पैरेलल करंट हो ना, जैसे इस तरह से दो पैरेलल करंट हो तो उसके एग्जैक्टली सेंटर पर हमने देखा था कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 आ रही थी, बिकॉज इसकी वजह से इनसाइड और इसकी वजह से आउटसाइड, तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैंसिल आउट हो जाती हैं और एग्जैक्टली सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 आती है। ओके, तो इस प्रॉपर्टी का भी यूज़ करेंगे हम सोलेनॉइड के अंदर कि दो पैरेलल अगर करंट कैरिंग वायर हो तो एग्जैक्टली सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या आती है, 0 आती है, बिकॉज इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अंदर होगी और ये वाले वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बाहर होगी, तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और जो है सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। ओके, इस तरह से तो ये सारे प्रॉपर्टीज का यूज करने वाले हम सोलेनॉइड। तो इसको रफ करके आप करते हैं अपना हम सोलेनॉइड का कॉन्सेप्ट। तो अब हम बात करते हैं सोलेनॉइड के बारे में। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि सोलेनॉइड होता क्या है। ठीक है, तो देखो सोलेनॉइड का जो फिगर है वो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ठीक है, इस तरह से कुछ सिलेंडर है, उसके ऊपर बहुत सारे इस तरह से वायर बाउंडेड हैं, उसको हम कहते हैं सोलेनॉइड। तो उसका डेफिनेशन लिखूं यहाँ पर कि सोलेनॉइड इज अ क्लोजली स्पेस्ड स्पाइरल वायर्स वाउंडेड। ठीक है, आप फिगर में देख सकते हो कि इज द क्लोजली स्पेस्ड स्पाइरल वायर्स वाउंडेड ऑन अ नॉन कंडक्टिंग सिलिंड्रिकल कोर। ठीक है, तो सोलेनॉइड एक्चुअली में होता क्या है, सोलेनॉइड क्या होता है कि इस तरह से हमारे पास सिलेंडर हो, देखो इस तरह से सिलेंडर हो, उसके ऊपर बहुत सारे वायर्स जो है वाउंडेड हो, इस तरह से वायर जो है इस तरह से वाउंडेड हो। ठीक है, और ये वायर जो है बहुत ही क्लोजली स्पेस्ड होते हैं। मीन्स यहाँ पर एक्चुअली इस तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली में ये वायर जो है बहुत ही क्लोजली स्पेस्ड होते हैं, इस तरह से बहुत ही सारे इस तरह से क्लोजली स्पेस्ड होते हैं। ओके, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा दूर दूर दिखा दे रहा हूँ आपको फिगर के अनुसार। ओके, तो इस तरह से फिगर होता है। इसमें क्या होता है, इज अ क्लोजली स्पेस्ड पैरेलल वायर्स ऑफ अ नॉन कंडक्टिंग सिलिंड्रिकल कोर। अब ये सिलिंड्रिकल कोर इसलिए हम नॉन कंडक्टिंग लेते हैं क्योंकि इसके अंदर जो है करंट फ्लो ना करे। ठीक है, ये क्या है, नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर का हम इसलिए लेते हैं बिकॉज इसके अंदर जो है करंट फ्लो ना कर जाए। तो क्या होता है कि इसके अंदर से आई करंट फ्लो करता है इस तरह से, और इस तरह से देखो आपको इस तरह से फिगर ड्रॉ करके दिखाऊं एक्चुअली फिगर। ये जो वायर है पीछे की तरफ भी जा रहा है, मीन्स यहाँ से आगे आया और पीछे की तरफ वायर गया, फिर से देखो आगे आया, पीछे की तरफ वायर गया, फिर से आगे आया, पीछे की तरफ वायर गया। तो एक्चुअली में इसका फिगर कुछ इस तरह से होता है। मीन्स देखो यहाँ से आया तो इस तरह से आगे आया और इस तरह से पीछे की तरफ भी जाएगा। ओके, फिर से आगे आया, पीछे की तरफ करंट। ओके,
तरह से फिगर होता है। मीन्स देखो यहाँ से अगर करंट एंटर किया तो पूरा सर्कुलर घूमेगा, ऐसा पूरा सर्कुलर, देखो सिलेंडर है ना, तो पूरा सर्कुलर ऐसे घूमेगा और फिर से पीछे से यहाँ से निकल के यहाँ से करंट आई फ्लो करेगा, फिर से पूरा घूमेगा तो फिर से यहाँ पे आएगा आई करंट। अब पूरा ऐसे घूम के आया, पीछे से घूम के आया और यहाँ पे आएगा आई करंट। तो इस तरह से करंट इस तरह से फ्लो करता है पूरे सर्किट के अंदर, ठीक है, पूरे इस तरह से सिलेंड्रिकल के अंदर। ये जो वायर है ये क्या है, वायर है, और इसके अंदर मतलब जितने टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है ना, इसको हम बोलते हैं एन टर्न्स। क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, इसको हम बोलते हैं एन। तो सबसे पहली बात तो हम सोलेनॉइड के बारे में पढ़ क्यों रहे हैं। ये सोलेनॉइड होता है ना, इसके बारे में इसलिए पढ़ रहे हैं बिकॉज सोलेनॉइड जो होता है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है अपने आसपास। क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड, जस्ट लाइक अ बार मैग्नेट। अगर बार मैग्नेट का आप एक्चुअली फिगर देखोगे तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड वो बनाता है। जैसे यहाँ पर ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो नॉर्थ से इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स निकलती हैं और साउथ पे इस तरह से अंदर की तरफ इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होती हैं, ठीक है। और यहाँ से इस तरह से ड्रॉ करूँ तो हम इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ड्रॉ करते हैं ऑफ अ बार मैग्नेट। तो उसी तरह के कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ये सोलेनॉइड भी दिखाता है, ओके। ये सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड लाइन दिखाते हैं, इसलिए हम उसको पढ़ रहे हैं। और यहाँ पर हम ये नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर इसलिए लेते हैं कि करंट अगर हम वायर के अंदर फ्लो कर रहा है तो करंट जो है सिलेंडर के अंदर ना चला जाए, इसलिए हम उसको नॉन कंडक्टिंग लेते हैं कि करंट जो है सिलेंडर के अंदर भी रहे। और दूसरी बात, ये जो वायर्स रहते हैं ना, ये इंसुलेटेड वायर हैं। क्या है, इंसुलेटेड वायर। अब हम इंसुलेटेड वायर इसलिए यूज़ करते हैं बिकॉज अगर वायर को हमने इंसुलेटेड मतलब क्या होता है कि इसके ऊपर एक इंसुलेटर की परत रहती है। मतलब आपने देखा होगा ना, नॉर्मली घर पे रहता है वायर के ऊपर एक परत रहती है। नॉर्मली खुला वायर रख देंगे तो उसके अंदर से हम करंट लग सकता है। उसी तरह से यहाँ पर अगर इंसुलेटेड वायर नहीं रखेंगे तो क्या पता इसका करंट इसके अंदर चला जाए, बिकॉज दोनों बहुत नज़दीक है ना एक्चुअली में। तो इसका करंट इसके अंदर फ्लो कर जाए, इसका करंट इसके अंदर फ्लो कर जाए। लेकिन क्या है कि हम वायर इंसुलेटेड लेते हैं, इसलिए हर एक वायर में करंट जो है इस तरह से आई करंट फ्लो करता है पूरे सर्किट के अंदर। तो क्या है, सर्किट के अंदर आई करंट फ्लो करा तो आप देखोगे यहाँ पर कि बहुत सारे इस तरह से सर्कुलर लूप बन रहे हैं। देखो ये सर्कुलर लूप, ये ऐसे बहुत सारे सर्कुलर लूप बन रहे हैं, ऐसे ऐसे करके पूरे सिलेंडर के ऊपर ये रोल किया गया है। तो जो है ये सर्कुलर लूप्स अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे। तो आपको पता है कि मतलब सर्कुलर मतलब इस तरह से अगर सर्कुलर वायर हो जिसके अंदर करंट आई फ्लो कर रहा हो तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से बनाता है, आपको पता ही होगा कि फिंगर कर्ल गो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से बनाता है एट द एक्सिस, है ना, सेंटर पर इस तरह से बनाता है और बाहर की तरफ हमने अभी ड्रॉ किया था इस तरह से बनाएगा वो। अब मैं इसको इस तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो सेंटर पर स्ट्रेट है और बाहर की तरफ इस तरह सर्कुलर फिगर आता है कि नहीं। तो उसी तरह से मतलब यहाँ पर केस होने वाला है। तो ये सोलेनॉइड का, तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे इसके मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से होती है इसके अंदर, और फिर ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, सब कुछ हम बात करने वाले हैं। तो आप सोलेनॉइड के फिगर को समझे कि नहीं। सोलेनॉइड क्या होता है, इट इज़ अ क्लोज्ड स्पेस्ड स्पाइरल वायर्स वाउंडेड ऑन नॉन कंडक्टिंग सिलिंड्रिकल कोर। इस तरह से स्पाइरल शेप में होते हैं वायर, स्पाइरल शेप में, ठीक है। इस तरह स्पाइरल होते हैं जो कि सिलेंडर कोर के ऊपर रोल किया होता है सपोर्ट देने के लिए। तो हम बात करते हैं कि इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड का लाइन किस तरह से होता है, ठीक है। तो उसको हम बात करते हैं थोड़ा सा। देखो एग्जैक्टली सेंटर पर, तो आप फिंगर कर्ल करो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, फिंगर कर्ल करो, देखो फिंगर कर्ल करोगे तो एग्जैक्टली सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर इस तरह से आ रहा है। तो एग्जैक्टली सेंटर पर तो स्ट्रेट होगा, जैसे हमने सर्कुलर के लिए पढ़ा कि एग्जैक्टली सेंटर पर तो स्ट्रेट होता है ना, एग्जैक्टली सेंटर पर स्ट्रेट होता है, ओके। और थोड़ा उसके बाद बाहर जाएंगे तो समझो यहाँ पे थोड़ा बाहर जाएंगे तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होती हैं इस तरह से, ओके। और बाहर जाके इस तरह सर्कुलर लूप बनाने लगेंगी। अभी तो मैं इसका सिर्फ रफ फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ, अभी तो रफ फिगर है। इस तरह से एक्चुअली आप समझ लो कि इस तरह इसके तरीके से कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होती हैं, सेंटर पर स्ट्रेट होंगी और बाहर इस तरह से सर्कुलर लूप फॉर्म करेंगी। मतलब देखो यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे
यहाँ से एंटर किया और यहाँ से लीव किया, इस तरह से कुछ सर्कुलर लूप फॉर्म कर रही हैं। ओके, अंदर की तरफ देखो डायरेक्शन इस तरफ है। अब क्या करो, एक मतलब करंट के डायरेक्शन में फिंगर को कर्ल करो और थंब देखो कहाँ पॉइंट कर रहा है। करंट के डायरेक्शन में फिंगर को कर्ल करो, थंब जहाँ पॉइंट करेगा वही होगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, थंब को रखो इन द डायरेक्शन और फिंगर जहाँ देखो इस तरह से थंब जहाँ पॉइंट करेगा वही होगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आप निकाल सकते हो। सब यहाँ पे डिफरेंट लूप्स हैं, सबके अंदर करंट जो है इस तरह से फ्लो कर रहा है। देखो अंदर करंट अंटर किया और बाहर इस तरह से आ रहा है। करंट अंदर घुसा और बाहर इस तरह से निकला, अंदर गया बाहर इस तरह से आया। तो ठीक है, जो बाहर वाला लूप है उसके अंदर सारे के अंदर डायरेक्शन सेम है। देखो जो बाहर वाला लूप है सारे लूप के अंदर डायरेक्शन क्या आ रहे हैं, सेम। तो सबसे पहले तो हम इसका क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन समझते हैं किस तरह से होता है। ठीक है, हम इसका फिगर ड्रॉ करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, देखो ओके, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले समझो कि हमारे पास इस तरह से लूप है, हमारे पास सिलिंड्रिकल लूप है, हम उसको एग्जैक्टली बीच में से काटते हैं। ठीक है, हम उसको क्रॉस सेक्शनल व्यू देखते हैं। हम क्या करते हैं उसको, देखो इस तरह से हमारे पास सिलिंड्रिकल लूप है इस तरह से, तो उसको क्या करो आप एग्जैक्टली यहाँ से बीच में से ऐसे काट दो, ऐसे स्लाइस कर दो। जैसे हमारे पास सिलेंडर है उसको बीच में स्लाइस कर दो, तो जिस तरीके से दिखेगा वो हम उसको ड्रॉ करते हैं यहाँ पर। समझो, अब मैं यहाँ पर जो फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ उसको समझो। मैं यहाँ पर इस तरह से फिगर ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, मैंने क्या कर दिया है, जो मतलब वो सोलेनॉइड है उसको मैंने एग्जैक्टली बीच में से कट कर दिया है। तो यहाँ पर बहुत सारे वायर्स हैं, मतलब करंट जो है इस तरह से बाहर आ रहा है, यहाँ पे एंटर कर रहा है, यहाँ पे करंट बाहर निकल रहा है, यहाँ पे एंटर कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे करंट क्या है कि बाहर इस तरह से करंट निकल रहा है। ठीक है, और यहाँ पे करंट क्या है, एंटर कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे करंट क्या है, एंटर कर रहा है। ठीक है, मतलब देखो करंट कुछ इस तरह से आ रहा है, मतलब देखो इसको मैं एग्जैक्टली इसका फिगर ड्रॉ करूं तो इस तरह से कुछ फिगर बनेगा। देखो आप समझ सकते हो, इमेजिन कर सकते हो ना, आप इमेजिन कर रहे हो ना। देखो यहाँ से करंट इस तरह से, तो सारे जो बाहर वाले लूप होंगे उसके अंदर करंट का डायरेक्शन इस तरह से है, और अंदर वाले लूप में करंट का डायरेक्शन अंदर की तरफ होगा। देखो यहाँ पे इस तरह से करंट का डायरेक्शन है, इस तरह से आप ध्यान से देखोगे तो इस तरह से करंट का डायरेक्शन है। तो यहाँ पर आपको समझ रहे हो ना, मैंने इसको बीच में से एग्जैक्टली काट दिया है, तो किस तरह से फिगर दिखेगा आप समझ रहे हो, इस तरह से कुछ फिगर दिखेगा वो। तो मैं इसको रफ कर देता हूँ, सिर्फ आपको समझाने के लिए इसको मैंने ड्रॉ किया था। तो इसकी अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन किस तरह से होती है उसको हम समझते हैं। ठीक है, देखो इसको फिगर अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं थोड़ा। यहाँ से करंट क्या है, बाहर निकल रहा है आपकी तरफ। देखो करंट का डायरेक्शन इस तरह से है ना, तो आपकी तरफ करंट बाहर निकल रहा है और यहाँ से जो है करंट एंटर कर रहा है लूप के अंदर। तो जो एंटर कर रहा है उसको मैं इस तरह से ड्रॉ करता हूँ क्रॉस साइन से। तो सबसे पहली बात, इसका मैग्नेटिक फील्ड का लाइन क्या होगा, तो एग्जैक्टली सेंटर पर जो स्ट्रेट होगा, बिकॉज सर्कुलर वायर की वजह से सेंटर पर जो एक्सिस पर आती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन वो स्ट्रेट आती है। अभी हमने मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकाला, तो सेंटर पर जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन स्ट्रेट आती है। और डायरेक्शन क्या होगी, और डायरेक्शन क्या होगा, देखो हम फिंगर को कर्ल कर रहे हैं इन द डायरेक्शन, तो इस तरह से इसका डायरेक्शन होगा। ठीक है, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। मैं मैग्नेटिक फील्ड को इस तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, अब देखो उसके बाद जैसे हम डिस्टेंस दूर जाएंगे इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। ओके, जैसे हम दूर जा रहे हैं इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड बननी शुरू हो जाएगी, है कि नहीं।
सेंटर पर देखो यहाँ पर फील्ड लाइन बहुत क्राउडेड है, मतलब सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा होगी, और जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं यहाँ पर फील्ड लाइंस की वैल्यू देखो कम क्राउडेड है, मतलब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम है। देखो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम है, यहाँ से एंटर कर रहा है और इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बन रही है। ठीक है, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बन रही है। इसको आप ड्रॉ कर लो, बिकॉज आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन किस तरह से होती है। अब देखो ध्यान से, यहाँ से देखो, यहाँ से करंट क्या अंदर एंटर कर रहा है और यहाँ से करंट क्या है बाहर निकल के आ रहा है। तो एग्जैक्टली अगर मैं इसको देखूँ ये सेक्शन को, तो यहाँ से करंट क्या है कि इस तरह से बाहर निकल रहा है। ध्यान से सुनो, ठीक है, फोकस करो एक बार ध्यान से। यहाँ से एग्जैक्टली सिर्फ अगर इस एंटर यहाँ पर देखूँ तो यहाँ से करंट क्या है बाहर निकल रहा है, तो मतलब कुछ स्ट्रेट सेक्शन जैसा आ रहा है। मतलब यहाँ से देखो करंट बाहर निकल रहा है तो स्ट्रेट सेक्शन आ रहा है। तो हमेशा स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, स्ट्रेट वायर की वजह से सिर्फ इतने सेक्शन की बात करूं तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, सर्कुलर हो जाएगी। देखो करंट बाहर निकला इस तरह से, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हम कल करते हैं ना सर्कुलर, थंब को रखें इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सर्कुलर। उसका डायरेक्शन कैसे निकलेगा, थंब को रखें इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, इस तरह से इसका डायरेक्शन होगा, बाहर इस तरफ अंदर इस तरफ। देखो बाहर की तरफ निकल रहा है ना, तो देखो अंदर इस तरफ हो जाएगा डायरेक्शन और बाहर इस तरफ हो जाएगा, ये देखो डायरेक्शन। ठीक है, तो इंडिविजुअली अपने लिए इस तरह से सर्कुलर लूप बनाएगा और यहाँ पर ये अपने लिए सर्कुलर लूप बनाएगा, पर ये दोनों इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ओके, इंटरसेक्ट मत कर देना, नहीं तो आपको जितने नंबर हैं सब कट जाएंगे। देखो दोनों लूप इंटरसेक्ट नहीं करेंगे आपस में। ओके, तो इसको थोड़ा छोटा ही ड्रॉ करो। ओके, इस तरह से यहाँ पर लूप बन रहे हैं। उसी तरह से नीचे देखो, उसका डायरेक्शन तो पता चलिए बाहर इस तरह से है, अंदर इस तरह से। तो क्या है कि अपने आसपास इस सर्कुलर लूप बनाएगा, बिकॉज इसके आसपास इसकी इंटेंसिटी की वैल्यू ज़्यादा होगी। यहाँ पर इसकी वैल्यू यहाँ पर इफेक्ट नहीं करेगी, बिकॉज ये बहुत दूर का पॉइंट हो गया। लेकिन यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है अपने आसपास बहुत ज़्यादा होगी, तो जो है ये इस तरह से फिगर बनाएगा। ठीक है, और यहाँ पर इस तरह से बनेगा। ठीक है, तो आप इमेजिन कर सकते हो ये जो है ये भी सर्कुलर लूप बनाएंगे, लेकिन इन्फिनिटी पर इस तरह से सर्कुलर लूप बनेगा। तो लेकिन देखो इस तरह से बनेगा सर्कुलर लूप। अगर इसको यहाँ से हटा दूँ मैं, तो ये लाइंस इस तरह सर्कुलर लूप बनाएंगे। तो लेकिन ये सारे लाइन जो है ना दिख रहे हैं आपको, ये सारे लाइन सर्कुलर लूप बना रहे हैं, लेकिन उसको ड्रॉ करने की जगह नहीं, इसलिए हम उसको इस तरह से ड्रॉ करते हैं। ओके, तो सर्कुलर लूप बन रहा है। देखो अंदर की डायरेक्शन इस तरफ है, बाहर का डायरेक्शन इस तरफ। देखो यहाँ पर अंदर का डायरेक्शन और जो है बाहर का डायरेक्शन इस तरफ। ठीक है, तो आप देख रहे हो फिगर किस तरह से ट्रेस हो रहा है। अब यहाँ पर देखोगे इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पर क्या है कि करंट अंदर एंटर कर रहा है ना। करंट क्या कर रहा है, अंदर एंटर कर रहा है। तो अंदर एंटर करेगा, तो देखो अंदर रख रहा हूँ थंब। अब फील्ड लाइन किस तरह से आ रही, सर्कुलर तो बनेगा, सर्कुलर तो बनेगा, लेकिन इस बार इसका डायरेक्शन इस तरह से रहेगा। ठीक है, इस बार इसका डायरेक्शन इस तरह से रहेगा। ओके, तो आप देख रहे हो अंदर की तरफ देखो डायरेक्शन सेम आ रहे हैं सबका। देखो अंदर की तरफ डायरेक्शन सेम है, बाहर की तरफ इस तरह से कुछ डायरेक्शन बन रहा है। आप देख रहे हो अंदर की तरफ क्या है, डायरेक्शन सेम आ रहे हैं, और बाहर की तरफ देखो इस तरह से डायरेक्शन बन रहा है उसका। अच्छा, मेरे आपसे क्वेश्चन है कि बताओ, देखो मैं पूछूं कि इसके सेंटर पर, मतलब देखो ये दो वायर हैं, मतलब ये लूप है, ये लूप है, ये दोनों वायर हैं, इसके एग्जैक्टली सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, मतलब इन दोनों के मिडल पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। तो देखोगे ध्यान से, पहली बात तो यहाँ पर इसकी वजह से करंट का डायरेक्शन इस तरफ है, और देखोगे इसकी वजह से करंट का डायरेक्शन इस तरफ है। तो यहाँ पर अगर चेक करोगे, इसकी वजह से करंट का डायरेक्शन इस तरफ, इसकी वजह से करंट का डायरेक्शन इस तरफ। ध्यान से चेक करोगे तो दो करंट के बीच के लूप के बीच में इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ रही है। ठीक है, मतलब यहां पर देखोगे करंट का डायरेक्शन अपोजिट है। देखो एक दूसरे से अपोजिट है।
ठीक है, एक दूसरे से करंट का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। मतलब एग्जैक्टली सेंटर पर इन दोनों के मिडिल में पूछूं तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी, 0 आ जाएगी, बिकॉज एक की वजह से डायरेक्शन इस तरफ होगा और एक की वजह से डायरेक्शन इस तरफ होगा। तो मैंने आपको बताया था कि दो इस तरह से पैरेलल करंट कैरिंग वायर हों तो उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 आएगी, क्योंकि इसका मैग्नेटिक फील्ड दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर क्या है कि इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो कैंसल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पर इसका फिगर क्या बनता है, इस तरह से फिगर बनता है। अब यहाँ पर क्लोज लूप नहीं बनेगा इस तरह से, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर इस तरह से फिगर बनता है। ओके, डायग्राम इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, इसको ध्यान से ड्रॉ कर लो। ओके, और ये जो है इस तरह से कोई भी फिगर को आपस में इंटरसेक्ट मत कर देना, नहीं तो आपका जो है एग्जाम में डायग्राम रॉन्ग पड़ जाएगा। यहाँ पर अगर गलती से इंटरसेक्ट हो गया है तो आप उस बात का ध्यान रखना कि इंटरसेक्ट मत करना। तो देखो ध्यान से, सोलेनॉइड का इस तरह से कुछ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ रही है और इसके जस्ट फिगर आपको दिखाना चाहूँ तो देखो आपके स्क्रीन पर वो फिगर दिख रहा होगा। इस तरह से उसके एग्जैक्टली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं। मेरे यहाँ पर डायग्राम करने में मिस्टेक हो गई हो, लेकिन आप यहाँ पर नोट कर लो कि एग्जैक्टली इस तरह से उसके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं। देखो ये बात आप ध्यान रखना कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 है, तो हमने इस तरह से फिगर ड्रॉ की है और इसके वायर के आसपास इस तरह से सर्कुलर लूप बनता है, अंदर इस तरह से है, पूरी कहानी इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बनती है ऑफ ए सोलेनॉइड। तो अब हम देखते हैं कि इसके मैग्नीट्यूड क्या होता है। हमने इसका फिगर तो ड्रॉ कर लिया, लेकिन एग्जैक्टली अगर सोलेनॉइड के अंदर मैं किसी पॉइंट की बात करूं तो इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी आती है वो हम ढूंढना शुरू करते हैं। ओके, तो इसको यहाँ से मैं रफ करता हूँ। अब इसका फिगर ड्रॉ कर लो, बिकॉज ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब इसका डेरिवेशन करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड यूजिंग बायो-सैवर्ट्स लॉ। मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस, ठीक है। हम क्या करेंगे, सोलेनॉइड का एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करेंगे कितना होता है ऑन द एक्सिस inside the solenoid ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सोलेनॉइड के इनसाइड किसी भी एक पॉइंट पर हम मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करेंगे। जैसे यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ करता हूँ तो देखो यहाँ से करंट जो है बाहर निकल रहा है, आपकी तरफ आ रहा है करंट बाहर निकल रहा है, तो यहाँ पे इसको डॉट से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। और नीचे की तरफ क्या हो रहा है कि करंट जो है अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है। हम क्या क्या देख रहे हैं, क्रॉस सेक्शनल व्यू देख रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2-3 बातों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली बात तो ये कि देखो यहाँ पे एक टर्म आपको बताता हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उस टर्म को बोलते हैं हम एन, स्मॉल एन, जो कि होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। तो नंबर ऑफ टर्न्स कितना है इसके अंदर, कैपिटल एन अपॉन लेंथ, इसका मान लो एल है। जैसे मान लो सोलेनॉइड का लेंथ एल है, तो ये जो टर्म होता है स्मॉल एन, जो कि होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। जैसे हमको पता है कि सोलेनॉइड के अंदर बहुत सारे टर्न्स होते हैं, तो हम एक टर्म डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। मतलब एक यूनिट लेंथ में कितना नंबर ऑफ टर्न्स है उसको हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इसको याद रखना, इसको हम यूज़ करने वाले हैं अभी। ओके, और दूसरी बात आपको याद रखना है कि सोलेनॉइड के अंदर कि जो ये एल होता है ना, जैसे मान लो कि सोलेनॉइड की एक्सिस है, जैसे मान लो सोलेनॉइड की एक्सिस है, इसका रेडियस है ये आर है। ओके, इस सिलिंड्रिकल कॉइल है ना इस तरह से, तो मान लो इसका रेडियस आर है, तो ये सोलेनॉइड की एक्सिस है ना, ये एक्सिस है, ठीक है, इस तरह से। तो मान लीजिए इसका रेडियस आर है, तो जो ये एल होता है ना, ये सोलेनॉइड का लेंथ। यहाँ पे दूसरा बात नोट करना है आपको, ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट क्या है कि एल इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन आर। ठीक है, एल इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन आर। मतलब सोलेनॉइड जो होता है एक्चुअली बहुत ही लंबा होता है, ये एल लेंथ बहुत लंबा होता है, कुछ इस तरह से इसका एक्चुअल फिगर होता है, इस तरह से।
यहाँ पे बहुत सारे टर्न्स इस तरह से होते हैं, ये होता है एक्चुअल सोलेनॉइड। इसका जो रेडियस होता है ना, मीन्स ये लेंथ होता है, ये रेडियस से बहुत ही बड़ा होता है। इसका मतलब ये रेडियस के कंपैरिजन में ये लेंथ जो होता है ऑलमोस्ट इन्फिनिटी के बराबर होता है, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा टाइम, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर रेडियस 100 सेंटीमीटर एग्जांपल, तो सोलेनॉइड का जो रेडियस होता है वो 0.1 मिलीमीटर, इतना इसके आसपास होता है, इतना छोटा होता है, ठीक है। तो दोनों का कंपैरिजन बहुत ही स्मॉल है, ओके। तो ये 2 पॉइंट का आपको ध्यान रखना है, उसके आगे हम बढ़ते हैं। अब देखो, ठीक है, 2 पॉइंट आप नोट कर लेना, ओके। इसका रेडियस आर है, एल है। तो हम फाइंड क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड। तो देखो हम क्या करते हैं, देखो ये एक्सिस है सोलेनॉइड का, इस एक्सिस पर हम किसी भी पॉइंट पर, ठीक है, चाहे अंदर, ठीक है, सोलेनॉइड के अंदर हम कोई भी पॉइंट ले लें, यहाँ से लेके यहाँ तक, किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होती है हम ढूंढते हैं। तो मान लेता हूँ यहाँ पर एक पॉइंट पी ले लेता हूँ, ये पॉइंट भी सेंटर का पॉइंट नहीं है, ठीक है, मैंने यहाँ पर जनरल कोई भी पॉइंट ले लिया है, रैंडम पॉइंट, ये पॉइंट पी ले लेता हूँ, ठीक है। अब इस पॉइंट पी पे हमको ढूंढना है मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी एग्जाम्पल। तो पॉइंट पी के ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से, इस सोलेनॉइड के अंदर बहुत सारे टर्न्स हैं, है कि नहीं, बहुत सारे सोलेनॉइड के अंदर टर्न्स हैं। और हमको याद है, हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि हमारे पास इस तरह सर्कुलर अगर हो तो एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होती है, एट अ डिस्टेंस x, इसका रेडियस r हो, और मान लो इसके अंदर करंट I फ्लो कर रहा हो, सोलेनॉइड के अंदर करंट I तो फ्लो कर ही रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड, जिसको हमने पढ़ा है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या आती है, म्यू नॉट I r स्क्वायर अपॉन 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ये आती है। लेकिन यहाँ पे हमको ध्यान रखने वाली बात ये है कि यहाँ पे इस तरह से बहुत सारे सर्कुलर रिंग है, इस तरह से बहुत सारे रिंग्स हैं। तो किस किस रिंग की वजह से हम फाइंड करें, तो उसके लिए हमको कौन सा प्रोसेस अपनाना पड़ेगा, हमको अपनाना पड़ेगा इंटीग्रेशन का प्रोसेस, क्योंकि इस तरह से एक रिंग तो है नहीं, बहुत सारे रिंग हैं, ठीक है। और दूसरी बात इसके अंदर एन टर्न्स है। तो हम क्या करते हैं, देखो ध्यान से, मैं यहाँ पी पॉइंट से एक्स डिस्टेंस दूर, देखो ध्यान से, मैंने वेरिएबल ध्यान रखो क्या कर रहा हूँ, ठीक है, मैं पी पॉइंट से एक्स डिस्टेंस दूर यहाँ पर इस तरह से एक स्लाइस काटता हूँ, ठीक है, इस तरह से एक एलिमेंट कट करता हूँ। अब मेरे को बताओ कि एलिमेंट क्या होगा, बताओ, अगर यहाँ से मैं स्लाइस काटता हूँ तो ये बताओ एलिमेंट क्या होगा। डेफिनेटली एलिमेंट रिंग टाइप का कुछ स्ट्रक्चर होगा इस तरह से, क्योंकि ये तो मैं सोलेनॉइड का क्रॉस सेक्शनल व्यू दिखा रहा हूँ ना आपको। एक्चुअल सोलेनॉइड तो किस तरह से होता है, मान लो देखो इस तरह सोलेनॉइड होता है कि नहीं। तो अगर यहाँ से मैं एक डीएल काटता हूँ तो वो तो मतलब वो होगा ना, क्या बोलते हैं, रिंग होगा ना। मतलब यहाँ पे कितने रिंग है हमको नहीं पता, लेकिन ये है कि हमको पता है कि यहाँ पर इसके अंदर रिंग्स होंगे, हमको इतना पता है। अब एक है कि दो है कि बहुत सारे, हमको नहीं पता, क्योंकि एक्चुअल सोलेनॉइड तो उसके अंदर इस तरह से बहुत सारे टर्न्स होते हैं। तो मैं यहाँ से इतने स्लाइड्स कट कर रहा हूँ, तो इसके अंदर कितने रिंग्स हैं हमको नहीं पता, ओके। तो मान लेता हूँ एक्स डिस्टेंस दूर मैंने dx विड्थ का एक स्लाइस काटा है, dx विड्थ का एक स्लाइस काटा है, ठीक है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है, इसको अब नोट कर लेना, ये फॉर्मूला को मैं इसको हटाता हूँ, ओके। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, उसको भी आप नोट कर लेना, ठीक है। लेकिन सबसे पहली बात तो प्रॉब्लम ये है कि हमने x डिस्टेंस दूर एक dx काट लिया। अब ये रिंग हमको पता है, रिंग, ठीक है, रिंग की थिकनेस हमको पता है कि dx है, लेकिन ये dx विड्थ के अंदर कितने टर्न्स है हमको नहीं पता। देखो हमने एक रिंग नहीं काटा है, हमने यहाँ पे एक स्लाइस काटा है इस तरह से, dx एलिमेंट लिया है, लेकिन उस dx एलिमेंट में कितने रिंग्स आ गए, 3 रिंग आ गए, 4 रिंग आ गए, 10 रिंग आ गए, हमको तो नहीं पता ना कितने रिंग्स आ गए, बिकॉज रिंग्स तो बहुत क्लोजर हैं। तो हम क्या करेंगे, देखो हमको एक टर्म हमने डिफाइन किया है n, जो कि होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, मतलब एक यूनिट लेंथ में कितने टर्न्स है n। तो यहाँ पर देखो एक यूनिट लेंथ में अगर n टर्न्स हैं, ठीक है, एक यूनिट लेंथ में अगर n टर्न्स हैं तो हमारे पास कितना लेंथ है, देखो यूनिट लेंथ में n टर्न्स है तो हमारे पास कितना टर्न्स है, dx टर्न्स है, कितना टर्न्स है, dx। तो dx टर्न में कितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, और dx इंटू n, है ना, एक में n, दो में 2n, dx में dx इंटू n टर्न्स।
तो हमने जो स्लाइस काटा है, देखो हमको पता नहीं हमको किस तरह, देखो हमने जो स्लाइस काटा है dx, उसके अंदर कितने टर्न्स आ गए, उसके अंदर आ गए dx इंटू एन टर्न्स। ओके, dx इंटू एन टर्न्स आ गया। अब देखो यहाँ पर, अब मैं अगर यहाँ पे x डिस्टेंस दूर अगर मैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू लिखूँ, मतलब स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड dB लिखूँ, तो dB इक्वल टू क्या लिखूँगा मैं, सबसे पहली बात ना म्यू नॉट। अब बताओ यहाँ पे क्या लिखूँगा, आई बताओ यहाँ पे आई लिखूँगा कि नहीं, अरे आई नहीं लिखूँगा ना, क्योंकि आई जो है ना वो करंट इन वन लेंथ है, मतलब एक टर्न के अंदर कितना करंट है वो आई है, लेकिन यहाँ पे पता नहीं कितने टर्न्स आ गए, तो करंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी कि नहीं। अगर यहाँ पे सपोज 4 टर्न्स हो जाएंगे तो करंट वैल्यू 4i हो जाएगी कि नहीं। तो यहाँ पे टर्न्स पे भी डिपेंड कर रहा है कि यहाँ पर कितने टर्न्स हैं, उसी हिसाब से यहाँ पर करंट की वैल्यू हमको लिखनी है। तो देखो उसके लिए भी एक तरीका है, हमको पता है कि इसके अंदर कितने टर्न्स हैं, इसके अंदर dx इंटू एन टर्न्स है कि नहीं, इसके अंदर कितने टर्न्स हैं, dx इंटू एन। तो देखो अगर dx इंटू एन टर्न्स में, अगर dx इंटू एन टर्न्स में करंट की वैल्यू, अगर देखो सॉरी हमको इतना पता है, अगर देखो हमको पता है कि अगर एक टर्न के अंदर करंट की वैल्यू आई है कि नहीं, अगर एक टर्न के अंदर करंट की वैल्यू आई है तो dx इंटू एन टर्न्स के अंदर कितनी करंट की वैल्यू होगी। जैसे एक टर्न के अंदर करंट की वैल्यू आई, 2 टर्न के अंदर करंट की वैल्यू 2i, तो dx इंटू एन टर्न के अंदर करंट की वैल्यू हो जाएगी dx इंटू एन इंटू आई। ठीक है, ये क्या है, ये है टोटल करंट, टोटल करंट इन dx एलिमेंट। ठीक है, तो इसके अंदर कितना करंट है टोटल हमने फाइंड कर लिया, तो हमारा काम बन गया। तो यहाँ पर ये जो करंट है इसको मैं आई डैश बोल देता हूँ। ठीक है, मान लो ये करंट को मैं आई डैश बोल देता हूँ, आई डैश। तो आई डैश की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, तो यहाँ पर जो लिखूंगा ना मैं, यहाँ पर मैं आई डैश लिखूंगा, बिकॉज मैं इसके एक्सिस पर फाइंड कर रहा हूँ ना। तो यहाँ पर म्यू नॉट आई आर स्क्वायर का फॉर्मूला आता है, तो यहाँ पर मैंने आई डैश लिखा इंटू आर स्क्वायर। इसका रेडियस तो अभी भी आर है, ये भी रेडियस आर ही होगा ना, इसका भी जो स्लाइस काटा है उसका भी रेडियस तो आर ही होगा। तो म्यू नॉट आई आर स्क्वायर इंटू 2/2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2। अब यहाँ पर जो करंट की वैल्यू हमने ढूंढ लिया, कैसे ढूंढा हमने बोला कि पहले देखो, पहले हमने क्या किया कि एक यूनिट लेंथ के अंदर n टर्न्स हैं, तो dx के अंदर कितने टर्न्स होंगे, dx इंटू एन। अब हमने बोला कि एक टर्न के अंदर करंट है i, तो dx इंटू एन टर्न्स के अंदर करंट कितना होगा, dx इंटू एन इंटू आई। ये हमने करंट फाइंड कर लिया इतने विड्थ के, क्योंकि बिकॉज इतने का ही हम फाइंड कर रहे हैं ना, तो वहाँ पर हम लिखेंगे। तो देखो यहाँ पर इसको सब्स्टिट्यूट कर दूँ, क्या हो जाएगा, म्यू नॉट, और यहाँ पर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा dx इंटू एन इंटू आई आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2। तो जो कांस्टेंट है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं और जो वेरिएबल्स है उसको अंदर रख देते हैं। ठीक है, तो कांस्टेंट को मैं पहले ही बाहर लिख देता हूँ। तो कांस्टेंट बाहर कौन से होंगे, म्यू नॉट कांस्टेंट है बाहर, आर स्क्वायर कांस्टेंट बाहर, 2 कांस्टेंट बाहर। ठीक है, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा dx, सॉरी n भी कांस्टेंट होगी बाहर, तो अंदर बचेगा n इंटू आई। अंदर क्या है, dx इंटू एन इंटू आई, तो आई, चलो आई भी कांस्टेंट, उसको मैंने बाहर निकाल दिया। और अंदर क्या बच रहा है, dx, अंदर बच रहा है dx इंटू अपॉन क्या बच रहा है, अपॉन बचेगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2। ये इतने ही कांस्टेंट नम थे। करंट देखो कांस्टेंट है इसके अंदर, सोलेनॉइड के अंदर हमने आई लिख दिया, और म्यू नॉट आर स्क्वायर 2 dx अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2। अब मेरे को बताओ कि यहाँ पर इस एलिमेंट की वजह से P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। देखो इस एलिमेंट में करंट का डायरेक्शन इस तरफ होगा, है ना, बाहर की तरफ निकल रहा है करंट। तो मैं करंट अगर बाहर की तरफ निकल रहा है तो मैं देखो फिंगर कर्ल करता हूँ, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ पे आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पे आ रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि इस तरह से अगर फॉर एग्जांपल सर्कुलर कॉइल हो तो उसके दोनों साइड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम ही आता है कि नहीं, चाहे इस तरफ हो चाहे इस तरफ। अगर यहाँ पे इस तरफ डायरेक्शन है तो यहाँ पर भी इसी तरफ डायरेक्शन होगा, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसी तरह से फ्लो करती है ना, तो यहाँ पे और यहाँ पे डायरेक्शन तो सेम ही होता है। ओके, तो सर्कुलर कॉइल उसके इस बाजू हो उस बाजू हो, यहाँ पे जो है डायरेक्शन सेम ही आएगा।
तो यहाँ पर भी इसी डायरेक्शन आएगा, यहाँ पर भी सेम डायरेक्शन आएगा। उसी तरह से सारे कॉइल की वजह से डायरेक्शन नेट इसी तरफ आएगा। ओके, इसलिए हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं डायरेक्टली, बिकॉज सबका डायरेक्शन भी सेम आ रहा है। चाहे भी इस कॉइल की वजह से फाइंड करोगे तो भी आप करोगे तो डायरेक्शन जो है इसी तरफ आएगा। हमने अभी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ किया ना, सबका डायरेक्शन तो इसी तरफ आ रहा था कि नहीं। ओके, अब देखो हमको इंटीग्रेट करना है इसको। अब देखो मेन प्रॉब्लम कि यहाँ पर हमको इसको इंटीग्रेट करना है, लेकिन लिमिट्स क्या रखे बताओ, और किसके टर्म में इसको इंटीग्रेट करें, क्या सब्स्टिट्यूशन लगाएं कि इसका इंटीग्रेशन सही हो जाए। तो देखो ध्यान से, हमको क्या करना है, हमको ये पूरे सोलेनॉइड को कवर करना है। मेरी बात सुनो, ठीक है, फोकस करो। हमको क्या करना है कि ये पूरे सोलेनॉइड को कवर करना है कि नहीं। यहाँ से लेके ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक जितने भी टर्न्स हैं इसके अंदर, सारे टर्न्स की वजह से हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है इस पी पॉइंट पर, ठीक है। उसको इंटीग्रेट करेंगे तो हम सारे टर्न्स के इंटीग्रेट करेंगे ना। तो क्या मतलब क्या वेरिएबल हम सब्स्टिट्यूट करें जिससे कि यहाँ से लेके यहाँ तक सारे एलिमेंट्स कवर हो जाएं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, देखो इस पी पॉइंट से, अब ध्यान से सुनो, ठीक है। इसको ब्लू पेन से ड्रॉ कर दूंगा, मेरे पास हो तो चलो कोई बात नहीं, ब्लैक पेन से ड्रॉ करता हूँ। अब ध्यान सुनो कि इस पी पॉइंट से लेके मैं इस पॉइंट और ये पॉइंट हमको दोनों कनेक्ट करना है। तो मैं क्या करता हूँ पता है, वेरिएबल थीटा लेता हूँ। देखो ध्यान से मैं क्या करता हूँ, मैं इस पी पॉइंट से इस पॉइंट तक एक एंगल लेता हूँ जो कि मैं बोलता हूँ थीटा, थीटा, ठीक है। ये dx एलिमेंट से ये p पॉइंट जो है थीटा एंगल बना रहा है। ओके, dx एलिमेंट से p पॉइंट कितना एंगल बना रहा है, थीटा। अब देखो क्या करता हूँ, मैं इसकी लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक पुट करूँगा। तो मैं मान लेता हूँ कि इसका देखो ये पॉइंट और ये पॉइंट, दोनों पॉइंट हमको कवर करने हैं और यहाँ से लेके यहाँ तक सारे पॉइंट्स कवर करने हैं। तो मैं मान लेता हूँ इसका जो स्टार्टिंग ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट यहाँ का स्टार्टिंग का पॉइंट, ये वाला पॉइंट एंगल कितने एंगल पर है, मान लेता हूँ उसको वो θ1 एंगल पर है, ठीक है, ठीक है। तो इसको अच्छे से थोड़ा ड्रॉ करूँ मैं, अगर तो इसको देखो यहाँ पर अगर अच्छे से ड्रॉ करूँ तो इस तरह से बनेगा। इसको आप नोट कर लेना, देखोगे ध्यान से, इसको अच्छे से ड्रॉ करता हूँ, रुको थोड़ा सा। देखो यहाँ पर हमारा dx एलिमेंट ये है। हमने क्या किया है कि एक्सिस से हमने इस P पॉइंट से ये डिस्टेंस हमारा x है और हमने यहाँ से ये थीटा एंगल लिया है, ठीक है। हमने यहाँ से थीटा एंगल लिया है, ये रेडियस भी हमारा r है। तो मैं क्या करता हूँ, इस पॉइंट तक जो एंगल है उसको मैं θ1 बोलता हूँ, ठीक है। ये मेरा क्या है, θ1। ये कहाँ का है, स्टार्टिंग पॉइंट का। और ये पॉइंट का जो एंगल है इसको मैं θ2 बोलता हूँ, ठीक है। इसको θ2 बोलता हूँ। मैं कहाँ से ले रहा हूँ, इन द पॉजिटिव, इस डायरेक्शन से ले रहा हूँ, ठीक है। ये पूरा एंगल जो है मेरा ये θ2 है। ध्यान से देखो, मैंने ये एंगल θ2 नहीं लिया, इसको नहीं लिया मैं θ2, मैंने दोनों का डायरेक्शन सेम रखा है, θ1 और θ2 का, ठीक है। नहीं तो अगर मैं ये एंगल लेता तो मेरे को -θ2 तक इंटीग्रेट करना पड़ता। याद है ना, हमने वो करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर में किया था, जब हमने दो एंगल अपोजिट डायरेक्शन में लिए थे तो हमने -β से लेके अल्फा तक इंटीग्रेट किया था। लेकिन यहाँ पे देखो मैं θ1 और θ2 दोनों का डायरेक्शन सेम ही ले रहा हूँ। देखो θ1 का डायरेक्शन और θ2 का डायरेक्शन दोनों सेम है, ठीक है। तो अगर मैं दोनों सेम डायरेक्शन लेता हूँ तो मैं इसका जो लिमिट्स है, पहली बात तो इसको मैं थीटा के टर्म में लिख रहा हूँ। तो यहाँ से देखो ये मेरा r की वैल्यू है, यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा r है। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो ध्यान से, tan थीटा इक्वल टू r अपॉन x, tan थीटा इक्वल टू r अपॉन x। तो यहाँ से अगर मैं x लिखूंगा तो x इक्वल टू हो जाएगा r अपॉन tan थीटा, जिसको मैं लिख सकता हूँ r cot थीटा, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ रही है, r cot थीटा। तो x की वैल्यू अगर, चलो डायरेक्टली लिख देता हूँ r cot थीटा, बिकॉज 1 अपॉन tan थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है, ठीक है। तो मैंने देखो इसको थीटा के टर्म में लिख लिया। और दूसरी बात, हम इसको इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करेंगे, हम इसको इंटीग्रेट करेंगे θ1 से लेकर θ2 तक। अच्छा, यहाँ तक ये क्यों इंटीग्रेट कर रहे हैं, बिकॉज अगर θ1 से लेकर θ2 तक पॉइंट में जाऊँगा, देखो θ1 से लेकर θ2 तक गया तो सोलेनॉइड के अंदर जितने भी टर्न्स है सारे टर्न्स कवर हो जाएंगे। देखो θ1 से लेकर θ2 तक, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जितने टर्न्स हैं सारे टर्न्स कवर हो जाएंगे। ओके, फिर से सुन लेना आपको अगर समझ नहीं पड़ रहा हो तो। और उस दूसरी बात, हमको ये सारे लिमिट्स, हमको ये सारे वैल्यूज हमको थीटा के टर्म में करने पड़ेंगे। तो देखो हमने dx x इक्वल टू r cot थीटा लिख दिया है। इसको अगर डिफ्रेंशिएट करूँगा मैं दोनों तरफ विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो dx अपॉन डी थीटा करता हूँ,
तो क्या हो जाएगा वो, आर तो कांस्टेंट है, और कॉट थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस ऑफ कॉसेक स्क्वायर थीटा। ओके, देखो मैं dx अपॉन डी थीटा कर रहा हूँ, विथ रिस्पेक्ट टू थीटा इंटीग्रेट डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। आर तो कांस्टेंट, कॉट थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ आर इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ओके, तो इसको यहाँ से मैं फर्दर लिख सकता हूँ कि dx इक्वल टू माइनस ऑफ आर कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, तो यहाँ से ये वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट करूँगा, इसको मैं यूज़ करूँगा अभी कि dx की जगह पर मैं लिख दूँगा माइनस ऑफ आर कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और x की जगह पर भी लिखूँगा मैं आर कॉट थीटा। ठीक है, x की जगह पर क्या लिखूँगा मैं, आर कॉट थीटा। तो यहाँ पे दोनों टर्म्स मैं सब्स्टिट्यूट करने वाला हूँ इस इक्वेशन के अंदर। तो देखो फर्दर क्या होगा। ओके, मैं इसको ऊपर लिख दूँ, मैं ये कहाँ, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। चलो कहाँ लिख दूँ मैं, बिकॉज यहाँ पर जगह की ज़रूरत पड़ेगी हमको, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। चलो यहाँ पे dx इक्वल टू माइनस ऑफ आर कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ओके, तो ये दोनों, इसको और इसको हम यूज़ करने वाले हैं। तो इसको मैं दोनों यूज़ करता हूँ, तो देखो क्या लिखूँगा मैं, n इंटू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई 2 तो कांस्टेंट। अब देखो dx की जगह पर क्या लिखता हूँ मैं, ये माइनस ऑफ आर कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा अपॉन नीचे ये आर स्क्वायर एज इट इज, और एक्स स्क्वायर करूँगा यहाँ पे। देखो एक्स स्क्वायर करूँगा तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा, है ना। एक्स स्क्वायर करूँगा तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा, इस तरह से आर स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा रेस टू 3/2। अब देखोगे ध्यान से, यहाँ से मैं आर स्क्वायर रेस टू 3/2 कॉमन निकाल सकता हूँ ना। अगर मैं इसको फर्दर लिखूँ, मैं इस तरह से लिख सकता हूँ n इंटू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई 2, ये तो कांस्टेंट ही है। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, θ1 से लेके θ2 तक, ये तो आप समझ ही गए हैं। अब अंदर देखोगे मैं, तो आर स्क्वायर रेस टू 3/2 कॉमन निकाल सकता हूँ ना, बिकॉज यहाँ पर भी आर स्क्वायर है, यहाँ पर भी आर स्क्वायर है, और बाहर रेस टू 3/2 है। तो आर स्क्वायर रेस टू 3/2 कितना होता है, देखो आर स्क्वायर रेस टू 3/2, तो 2 कैंसिल, तो बाहर आ रहा है आर क्यूब। तो यहाँ पे जो बाहर का टर्म आ जाएगा वो आर क्यूब कॉन्स्टेंट आ जाएगा, तो आर क्यूब मैंने बाहर निकाल लिया, आर क्यूब। और अंदर बच रहा है देखो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, बिकॉज कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर मैं कॉसेक स्क्वायर थीटा रेस टू 3/2 आ रहा है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा रेस टू 3/2 करूँगा अगर मैं, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्यूब वाला बाहर बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या लिखूँगा मैं, ऊपर तो है माइनस ऑफ आर कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और नीचे आ रहा है देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का हमने लिखा है कॉसेक स्क्वायर थीटा, लेकिन रेस टू 3/2 है, इसलिए कॉसेक क्यूब थीटा हो जाएगा। ठीक है, कॉसेक क्यूब थीटा, बिकॉज 2 से 2 कैंसिल और 3 बचेगा ही। तो देखोगे ध्यान से, यहाँ से एक कॉसेक स्क्वायर थीटा और कॉसेक क्यूब एक बचेगा यहाँ पे, कॉसेक थीटा। ओके, अब देखोगे ऊपर देखो आर क्यूब है, नीचे भी आर क्यूब है, तो ये आर स्क्वायर आर, ये देखो नीचे आर क्यूब कैंसिल, तो बच क्या रहा है यहाँ पर, इसको फर्दर लिखता हूँ मैं। अब इसको यहाँ पे लिखता हूँ मैं, क्या बच रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बच क्या रहा है, ये θ1 से लेके θ2 तक इंटीग्रेट करना होगा, ध्यान रखना। देखो जो कांस्टेंट उसको बाहर एज इट इज लिखता हूँ मैं, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू म्यू नॉट आई एन बाई 2, बिकॉज आर तो कैंसिल हो गया, और क्या बच रहा है यहाँ पे θ1 से लेके θ2 तक। अंदर क्या बच रहा है, देखो अंदर बच रहा है 1 अपॉन कॉसेक थीटा इंटू डी थीटा, और ठीक है माइनस भी है, तो माइनस ऑफ 1 अपॉन कॉसेक थीटा। 1 अपॉन कॉसेक थीटा क्या होता है, साइन थीटा, और इंटू हो गया डी थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे ये मेरा फर्दर आंसर आ रहा है। अब मेरे को साइन थीटा को इंटीग्रेट करना है, वो तो सिंपल सा काम है, तो इसको फर्दर माइनस बाहर निकाल दूँ, म्यू नॉट एन आई बाई 2 θ1 टू θ2। साइन थीटे का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा कॉस थीटा
ठीक है, इंटीग्रेशन फ्रॉम θ1 टू θ2। देखो अच्छा माइनस तो मैंने हटा दिया ना, तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस ऑफ कॉस थीटा, ठीक है। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस ऑफ कॉस थीटा। ओके, माइनस मैंने यहाँ से निकाल दिया बाहर, तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ कॉस थीटा। तो यहाँ पे माइनस रखता हूँ, ये माइनस और ये माइनस दोनों प्लस हो जाएगा। ओके ओके, ये माइनस और माइनस प्लस हो गया। तो कॉस थीटा का फ्रॉम θ1 टू θ2, तो फर्दर मेरा आंसर क्या आ रहा है, μ0 ni/2 कॉस θ2 माइनस ऑफ कॉस θ1। ठीक है, ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ रही है एट एनी रैंडम पॉइंट, एट एनी रैंडम पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी रैंडम पॉइंट लो, यहाँ से लेके यहाँ तक चाहे जो भी रैंडम पॉइंट लो, मेरी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या आ रही है, μ0 ni/2 cos θ2 माइनस कॉस θ1। एक बार आपको ब्रीफ में समझा दो मैंने किया क्या। मैंने यहाँ पे जनरल कोई भी पॉइंट लिया P, ये एक्सिस वाला पॉइंट है, तो इस एक्सिस वाले पॉइंट से मैंने एक डिस्टेंस दूर एक मैंने स्लाइस काटा। वो स्लाइस क्या है, उसके अंदर कितने टर्न्स है हमको नहीं पता। तो हमने बोला कि एक यूनिट टर्न्स के अंदर n टर्न्स हैं, तो dx विड्थ के अंदर dx इंटू n टर्न्स होंगे। अब dx इंटू, देखो एक टर्न के अंदर करंट है I, तो dx इंटू n टर्न्स के अंदर करंट होगा dx इंटू n इंटू I। उसके ऊपर लिखा, बाद में हमने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू लिखा, फिर उसके बाद हमने इसको इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, θ1 से लेकर θ2 तक किया, तो हमारा फर्दर ये आंसर आ गया। ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस इनसाइड। ठीक है, इनसाइड चाहे जो भी पॉइंट लो, तो ऑन ये मेरा फॉर्मूला है, ठीक है, ऑफ सोलेनॉइड का। ओके, इस तरह से। तो इसको देखो यहाँ पे एक दो केसेस डिस्कस कर लेते हैं, इसके क्या होते हैं। तो इसको यहाँ से मैं रफ करता हूँ। तो देखो मेरा फॉर्मूला क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आया है μ0 ni/2 cos θ2 माइनस ऑफ cos θ1। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, θ1 क्या है, इस पॉइंट तक का एंगल है, ठीक है, विद एक्स एक्सिस, और θ2 क्या है, इस पॉइंट तक का एंगल है विद द एक्स एक्सिस। ठीक है, मैंने इस एंगल को θ2 नहीं लिया है, ऊपर ध्यान रखना आप। ओके, अब देखो इसके स्पेशल केसेस डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले स्पेशल केस क्या होगा, स्पेशल केस जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, स्पेशल केस सबसे पहले एट सेंटर, सेंटर पर मीन्स इनसाइड। और ठीक है, सेंटर मतलब इनसाइड, मतलब देखो आपको दिखाऊं आपको ध्यान से, तो इस तरह से कुछ फिगर बनेगा इसका, मतलब इनसाइड यहाँ पर रैंडम। तो सबसे पहला केस ले लेता हूँ मैं इस पॉइंट पर, ठीक है, एट द एंड, एट द एंड, यहाँ पर एग्जैक्टली एंड्स। ठीक है, मतलब इस एग्जैक्टली इस एंड पॉइंट पर, इस एंड पॉइंट पर और इस एंड पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी हमको बताना है। ठीक है, तो देखो हम एग्जैक्टली एंड पॉइंट ले रहे हैं, मीन जस्ट इसके एग्जैक्टली एंड पॉइंट्स। तो एग्जैक्टली एंड पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पे देखो θ1 और θ2 किस तरह से होगा, एग्जैक्टली एंड लूंगा मैं इस तरह से, इस पॉइंट पर लूंगा अगर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, चाहे इस पॉइंट पर लूँ चाहे इस पॉइंट पर, कोई दिक्कत नहीं है। चल यहाँ पर लेता हूँ मैं, तो यहाँ पर देखो इस तरह से फिगर बनेगा कुछ। तो मैं ये है मेरा θ1 और ये है मेरा θ2। ठीक है, तो एग्जैक्टली एंड पर θ1 की वैल्यू क्या हो रही है बताओ, θ1 की वैल्यू नियरली हो जाएगी 0 डिग्री के इक्वल। अब 0 डिग्री मैंने क्यों लिखा, बिकॉज मैंने आपको बताया कि सोलेनॉइड कुछ इस तरह से होता है, बहुत लॉन्ग सोलेनॉइड होता है। ठीक है, इस तरह से लॉन्ग सोलेनॉइड होता है। तो मैं अगर यहाँ पर एंड पर लूँगा, अब यहाँ पर मैं थीटा एंगल सब्सटेंड करता हूँ, तो नियरली 0 डिग्री के इक्वल ही आ जाएगा ना। ये तो मैंने यहाँ पर बड़ा बड़ा ड्रॉ किया है, लेकिन एक्चुअली में फिगर कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर θ1 की वैल्यू नियरली 0 डिग्री आ जाएगी। और जो θ2 की वैल्यू है, देखो यहाँ पर θ2 मैंने इस एक्सिस से लिया, तो θ2 की वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री। ठीक है, तो एग्जैक्ट एंड पर फॉर्मूला क्या आता है, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द सोलेनॉइड की वैल्यू हो जाएगी μ0 ni/2 cos θ2, cos 90 हो जाएगा 0 माइनस cos θ1,
थीटा वन क्या है 0 डिग्री, तो कॉस 0 हो जाता है 1, ठीक है। तो इस तरह से मेरा मैग्नीट्यूड आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड का म्यू नॉट एन आई बाई 2, ठीक है। डायरेक्शन वाली बात नहीं, बिकॉज डायरेक्शन तो हम निकाल लेंगे राइट हैंड थंब रूल से। अब मैग्नीट्यूड याद रखो, ये क्या फॉर्मूला है, एट द एंड्स, मतलब एग्जैक्टली एंड्स पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, म्यू नॉट एन आई बाई 2, ओके। इस तरह से मतलब इसके जस्ट इसके एंड पॉइंट्स पर। और इसका दूसरा स्पेशल केस क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो, ओके। और दूसरा स्पेशल केस क्या होता है इसका, यहाँ पे लिख लो, एट एनी पॉइंट इनसाइड, मतलब एंड पर नहीं, ठीक है। इनसाइड में रैंडम कोई पॉइंट लेता हूँ तो उस पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, बिकॉज हम देखो लॉन्ग सोलेनॉइड की बात कर रहे हैं, तो मैं अगर कोई भी पॉइंट लेता हूँ इनसाइड का, चाहे इनसाइड का मैं जो भी पॉइंट लूँ इस तरह से, यहाँ पे चलो इस पॉइंट ले लिया मैंने, तो यहाँ पे ये थीटा 1 और ये थीटा 2, ठीक है। जनरली तो हम लॉन्ग सोलेनॉइड की बात करते हैं, ये होगा मेरा थीटा 1 और ये होगा मेरा थीटा 2, ठीक है। तो मतलब देखो यहाँ पे ये थीटा 1 है, तो थीटा 1 इक्वल टू, बिकॉज हम इस तरह से लॉन्ग सोलेनॉइड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे रैंडमली चाहे जो भी पॉइंट लूँ, देखो ये होगा थीटा 1 और ये हो जाएगा मेरा थीटा 2, तो दोनों थीटा 1 इक्वल टू हो जाएगा मेरा 0 डिग्री और थीटा 2 इक्वल टू ऑल्सो हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। देखो ये है मेरा थीटा 1 जो कि एक्स एक्सिस से है, तो यहाँ पर हो जाएगा 0 डिग्री बन जाएगा, और ये पूरा नॉर्मली इक्वल टू हो जाता है 180 डिग्री, बिकॉज सोलेनॉइड जो होता है बहुत ही पतला होता है। अब इसको इस तरह से इमेजिन मत करो, इस तरह से बहुत ही लंबा पतला सा वायर होता है, तो उस केस में क्या होता है कि थीटा 1 की वैल्यू नियरली 0 डिग्री हो जाएगी और थीटा 2 की वैल्यू नियरली 180 डिग्री हो जाएगी। तो हम इस तरह के केस लेते हैं, हम जनरली लॉन्ग सोलेनॉइड यूज़ करते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि एल लेंथ रेडियस से बहुत बड़ा होता है, तो यहाँ पे थीटा 1 0, थीटा 2 180, तो फॉर्मूला रखोगे मैग्नेटिक फील्ड का म्यू नॉट एन आई बाई 2। देखो यहाँ पे लिखता हूँ फॉर्मूला में, ओके, चलो इसको मैं रफ कर दूँ, चलो यहाँ पे लिखता हूँ। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो थीटा 1 अगर 0 पुट करोगे यहाँ पे और थीटा 2 180 पुट करोगे तो माइनस ऑफ -1, तो बचेगा मेरा म्यू नॉट एन आई बाई 2, यहाँ पे आ जाएगा -2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आ जाएगा म्यू नॉट एन आई, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, म्यू नॉट एन आई। मतलब रैंडमली यहाँ पर चाहे इनसाइड में जो भी पॉइंट लूँ, यहाँ पर चाहे ये पॉइंट लूँ, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, चाहे जो भी पॉइंट लूँ, जब तक आपको स्पेसिफाई नहीं किया हो, मतलब कि थीटा 1 180 डिग्री है, थीटा 2 45 डिग्री, ऐसा स्पेसिफाई नहीं किया हूँ, तो आपको इनसाइड में चाहे जो भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पूछे, आपको हमेशा म्यू नॉट एन आई फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, म्यू नॉट एन आई। और आपको एग्जैक्टली एंड पर पूछें, एट द एंड्स, तो म्यू नॉट एन आई बाई 2, ठीक है। देखो इस इनसाइड पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा होती है, देखो हमने निकाला ज़्यादा आ गया, और एंड पर मैग्नेटिक फील्ड कम होता जाता है, हमने फिगर में भी ड्रॉ किया था, तो उसकी वैल्यू देखो कम आ रही है। देखो इनसाइड पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा आ रही है, एंड पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम आ रही है, ठीक है। तो इस तरह के केसेस होते हैं, मतलब जब तक आपको स्पेसिफाई नहीं किया हो कि थीटा 1 कितना दिया गया है, थीटा 2 कितना दिया गया है, तब तक आप इनसाइड में चाहे जो भी पॉइंट पूछें, आपको फॉर्मूला यूज़ करना है मैग्नेटिक फील्ड का म्यू नॉट एन आई, ओके। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि इनसाइड पूछे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, तो हो जाएगा म्यू नॉट एन आई, ये इनसाइड हो जाएगा, और एग्जैक्टली एंड पर एट द एंड्स मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हो जाएगा म्यू नॉट एन आई बाई 2। और आपको अगर एंगल दिया हो यहाँ पे थीटा 1 और थीटा 2, तब तो आपको डायरेक्टली वैल्यूज पुट करके देखना है, ठीक है, फॉर्मूले के अंदर। जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं कि यहाँ पर इस तरह से एक सिंपल क्वेश्चन ले लेते हैं, बाकी इसके बेस पे क्वेश्चन तो आप कर ही सकते हो। जैसे यहाँ पर ये पॉइंट लेता हूँ, मान लेता हूँ ये एंगल 45 डिग्री है, और मान लेता हूँ ये भी एंगल यहाँ पे 45 डिग्री है, ठीक है। तब मैं अगर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पूछूं तो कितनी होगी, बताओ। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू या पॉइंट बी कितना होगा, तो फॉर्मूला यूज करोगे बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई बाई 2 और कॉस थीटा 2 माइनस ऑफ कॉस थीटा 1। तो थीटा 1 क्या है मेरा 45 डिग्री और थीटा 2 क्या है बताओ। इस केस में मेरा थीटा 1 कितना है, थीटा 1 है 45 डिग्री। देखो ये है थीटा 1 45 डिग्री, लेकिन थीटा 2 कितना है,
थीटा टू 45 डिग्री मत लिखना, बिकॉज थीटा टू हम ये एंगल लेते हैं, ये वाला एंगल लेते हैं ना, तो 180 माइनस 45 ये हो जाएगा 135 डिग्री। ओके, ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पर थीटा टू की वैल्यू क्या हो जाएगी 135 डिग्री। तो यहाँ पर अगर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू लिखूंगा मैं तो हो जाएगा म्यू नॉट एन आई बाई टू कॉस ऑफ 135 डिग्री माइनस कॉस ऑफ 45 डिग्री, इस तरह से फॉर्मूला आएगा। तो कॉस 135 डिग्री नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव 1/√2, 90 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस ऑफ 1/√2 माइनस ऑफ 1/√2, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो म्यू नॉट एन आई बाई टू आ जाएगा मेरा -2/√2 इस तरह से। तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो म्यू नॉट एन आई बाई √2 इस तरह से मेरा फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का म्यू नॉट एन आई बाई √2। तो आपको अगर पर्टिकुलरली एंगल दिया हो तो आप एंगल लेना, और ध्यान रखना कि थीटा टू था, हमने एक्स एक्सिस से एंगल लिया था, तभी हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक पॉइंट कवर हो रहा था। अगर मैं यहाँ से लेता तो जो यहाँ पे 45 डिग्री लिखते, मैं 135 डिग्री लिखता। ओके, तो होप्स आपको ये समझ पड़ा होगा इस तरह का कॉन्सेप्ट। तो इसके अंदर क्वेश्चंस तो बहुत ही सिंपल से आते हैं, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड आते हैं, तो उसको तो आप कर ही सकते हो। तो होप्स आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहें। और नेक्स्ट वीडियो में क्या करने वाले पता है, इसकी ये जो सोलेनॉइड का केस है ना, इसको हम डिस्कस करेंगे दूसरे लॉ से, एम्पियर सर्किट लॉ। तो वो क्या होता है कि उस कॉन्सेप्ट से बहुत ही ईजी हो जाता है इसको सॉल्व करना, ठीक है। आज तो हमने बायो-सावर्ट्स लॉ से इसका डेरिवेशन किया, लेकिन हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसको हम ये डेरिवेशन हम एम्पियर सर्किट लॉ से करेंगे, जो कि गॉस लॉ से मैच करता है। जो हमने गॉस लॉ पढ़ा था ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तो उस फॉर्मूले से उसको पूरा हम डेरिवेशन करने वाले हैं, जो कि इजी होता है, आप उसको इजीली कर सकते हो। ओके, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग पढ़ाई करते रहो।